देश में डायग्नोस्टिक कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हाल की खबर ने इस सेक्टर पर फोकस और बढ़ा दिया है। खबर ये कि दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी ने इस सेक्टर में एंट्री ली है। ऐसे में इस सेक्टर की क्या संभावनाएं हैं, क्या ग्रोथ नजर आ रही है, ये सब समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर हैं स्टार इमेज और पैथ लैब के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी सर। सर, सबसे पहला सवाल तो ये मेरा होगा कि आप हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं? क्या ग्रोथ आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, एक प्री पैंडेमिक हम जब देखते थे और अभी पोस्ट पैंडेमिक हम देख रहे हैं, अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, ख़ास तौर पे डायग्नोस्टिक को लेके और इस ग्रोथ को ड्राइव करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। अगर हम देखें ओवरऑल भारत के अंदर तो जो एनसीडीज़ है, हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ जिनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्रॉनिक डिज़ीज़ का अगर हम देखें तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, हमारी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। और दूसरा अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कवरेज बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। इसके अलावा लोगों का फोकस भी बढ़ा है प्रिवेंटिव टेस्ट की तरफ। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं डायग्नोस्टिक ग्रोथ को। पर फिलहाल अभी भी अगर हम देखें तो 5% के करीब ही हमारा डायग्नोस्टिक पे खर्च होता है। अगर एक पेशेंट की बात करें तो उसका ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है, जो उसका ओवरऑल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है, उसमें सिर्फ 5% ही खर्चा होता है टेस्टिंग पे या डायग्नोस्टिक पे। पर उसका 95% ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उस डायग्नोसिस पे। जो उसका डिसीजन हम्म। मेकिंग है वो इस डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक सेक्टर है हेल्थ केयर के अंदर। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण सेक्टर है और आपने कहा कि ग्रोथ भी नज़र आ रही है। ऐसे ही में इसी को देखते हुए ज़ाहिर-सी बात है मुकेश अंबानी ने भी अ, इसमें इस सेक्टर में एंट्री ली है। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी भी इस पूरे सेक्टर में आई है। तो सर, इससे छोटे प्लेयर्स पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर वैसे भी हम देखें तो भारत के अंदर जो अनऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक प्लेयर्स हैं, वो लगभग 70% के करीब है और 30% के करीब ही ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा एंट्री बैरियर नहीं है कि कुछ आपके फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके ज़रिए आपको फुलफिल करते हैं, तो आप एंटर कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट को और अभी स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है। और जैसा कोविड के बाद हमने देखा, तो जैसा अभी आप बात भी कर रहे हैं कि फार्मा इंडस्ट्री भी इस तरफ डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में आई है। इसके अलावा देखिए तो हॉस्पिटल्स की भी जो बड़ी चेन है, वो भी डायग्नोस्टिक की तरफ मूव किए हैं। पर फिर भी मैं जैसे समझता हूँ कि अभी भी काफ़ी पेनिट्रेशन की ज़रूरत है, अंडर पेनिट्रेटेड है। हमारे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ जो हमारे सेमी अर्बन एरियाज़ है, वहाँ पर अभी भी डायग्नोस्टिक की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी मार्केट है और काफ़ी ज़्यादा स्कोप अवेलेबल है। जी। आपने कहा कि टियर 1, टियर 2 में अभी भी अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबिलिटी की कमी है। सर, इसी के साथ एक और समस्या पैदा होती है, वो अफ़ोर्डेबिलिटी की होती है। तो डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है, कैसे ये जो प्राइसिंग कंट्रोल होती है, वो कैसे होती है और ये कैसे आम इंसान के लिए अफ़ोर्डेबल हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, अभी जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से हमारे जो डिजिटल एग्रीगेटर जो ऑनलाइन डायग्नोस्टिक की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसमें प्राइसिंग काफ़ी कम है। वो प्रिवेंटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। बट अगर ओवरऑल डायग्नोस्टिक्स का हम देखें तो क्यूरेटिव में उसका काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। प्राइसिंग का देखिए, जहाँ तक हम बात करें तो इसके अंदर अभी भी हमारे अगर भारत के अंदर देखें तो लोएस्ट प्राइस है डायग्नोस्टिक का, अगर ओवरऑल हम देखें। कुछ स्पेशलाइज़्ड टेस्ट है, निश्चित तौर पे उनके प्राइस थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता है, उतना प्राइसिंग को और कंट्रोल और अफोर्डेबल हम कर सकते हैं। पर इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर गवर्नमेंट के स्तर पर भी किया जाए, जैसे कि एक कुछ अनडिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं कि कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकता है, तो कुछ जो क्वालिटी प्रोसेसेस हैं और जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उनको फॉलो करें, तो एक जो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल प्राइसिंग की, वो ऑलमोस्ट प्राइसिंग को ठीक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है।
बट एक चीज़ यहाँ पर और जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो ये है कि कुछ जो लैब्स हैं, जो कुछ स्मॉल लैब्स हैं, अगर उनके पास उस तरह के स्टैंडर्ड्स नहीं है, एनएबीएल नहीं है, एनएबीएच नहीं है, एक्रीडिएशंस हुँ, नहीं है, तो वहाँ पर उनके एक्सपेंसेस काफ़ी कम आ जाते हैं। तो मैं समझता जी। हूँ कि क्वालिटी को प्राइसिंग को ठीक करने के लिए एक तरह से हमें जो स्टैंडर्डाइज़्ड हमारे प्रोटोकॉल है, वो सभी जगह फॉलो होने ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन सर, डायग्नोस्टिक सेक्टर में एक ऑनलाइन का कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब आपके पास सभी के पास अभी स्मार्टफ़ोन है, लैपटॉप्स का एक्सेस है, एक क्लिक में आप फुल बॉडी हेल्थ चेकअप के लिए घर भी बुला सकते हैं। तो इस सब से क्या क्लिनिक्स, सेंटर पर असर पड़ता दिख रहा है? देखिए इसमें भी एक चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है कि फ़िलहाल अगर हम देखें तो मेजर जो हमारा ट्रीटमेंट का खर्चा होता है वो बीमारी के कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए और अगर हमारी हुँ, बीमारी बहुत लेट स्टेज के अंदर डिटेक्ट होती है तो एक्सपेंसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो प्रिवेंटिव की हम बात कर रहे हैं या स्क्रीनिंग की जो हम बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। अभी भी हम बीमारियों को समय से नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो जो प्रिवेंटिव डिवीज़न है, ऑनलाइन एग्रीगेटर की जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो पैथोलॉजी में एक रूटीन सेट ऑफ हेल्थ पैकेजेज़ करते हैं, पर प्रिवेंटिव टेस्ट का मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड जिसके अंदर रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के सभी तरह के टेस्ट शामिल हो, जिससे आप समय रहते हुए डिज़ीज़ को पकड़ पाएँ। पर हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर हुई है कि ऑनलाइन एग्रीगेटर से लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़रूर बढ़ी है, पर इसको फिर भी हुँ, थोड़ा और रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। पर फिलहाल जैसा मैंने आपको बात की कि क्यूरेटिव टेस्ट की, बीमारी के टाइम ज़्यादा टेस्ट कराने की लोगों को ज़रूरत पड़ती है और इसमें डॉक्टर और पेशेंट कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह की उनकी रिपोर्ट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो अभी भी उनका प्रेफ़रेंस होता है कि जो भी रीजनल लैब्स हैं या जो नेशनल लैब्स हैं, जो पूरी तरह से क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करते हैं, वो वहीं पर कराते हैं। और प्रिवेंटिव हुँ, टेस्ट के लिए कई बार हेल्थ पैकेजेज़ के लिए डेफ़िनेटली वो ऑनलाइन प्रेफ़र करते हैं। हुँ। ठीक है। लेकिन सर, एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ये कैसे हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पूरे सेक्टर को मदद कर रहा है? हाँ, देखिए एआई की बात करें या ओवरऑल टेक्नोलॉजी की बात करें डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के हुँ, अंदर, तो ये डिजिटल इकोसिस्टम डेफ़िनेटली पेशेंट के एक्सपीरियंस को और बेहतर कर रहा है, जिसके अंदर कि पेशेंट को रजिस्ट्रेशन से लेके और उसकी रिपोर्ट तक और रिपोर्ट को ठीक तरीके से स्टोर करने तक का उनको बेनिफिट मिलता है। तो पेशेंट का डेफ़िनेटली इसके अंदर एक्सपीरियंस और बेहतर होता है और एआई की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे हम इमेजिंग सर्विसेज़ के अंदर देखें डायग्नोस्टिक में, जिसमें हम प्रिडिक्टिव डायग्नोसिस और भी बेहतर बना सकते हैं, बीमारी को और जल्दी हम डायग्नोज़ कर सकते हैं। पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो हेल्थ केयर हमारा वर्कफ़ोर्स है, उसको हुँ, हेल्प करता है और क्वालिटी को और ज़्यादा एनहांस करता है। जैसे डिजिटल पेशेंट रिकॉर्ड से लेके अगर हम बात करें तो टेली रेडियोलॉजी या आपका डिजिटल पैथोलॉजी कि एक जगह डॉक्टर बैठ के काफ़ी सारे सेंटर्स की रिपोर्टिंग एक जगह कर सकता है, जैसे कि टेली कंसल्टेशन होता है, इसी तरह से हुँ। टेली रेडियोलॉजी। तो डेफ़िनेटली ये क्वालिटी को और ज़्यादा एनहांस करने के अंदर एक ऐड ऑन फीचर है इंडस्ट्री के अंदर। जी, बिल्कुल, क्वालिटी को एनहांस करने में मददगार साबित होता है एआई। लेकिन सर, आखिरी सवाल आप बिज़नेस के लिहाज से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये डायग्नोस्टिक सेक्टर आपको कैसा लगता है बिज़नेस के लिहाज से? कोई अगर इसमें बिज़नेस करना चाहे तो क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जैसा हमने बताया कि जिस तरह से आजकल डिज़ीज़ का ग्राफ़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ख़ास हुँ, तौर पे जीवन शैली से संबंधित बीमारियाँ हैं और इसके अलावा अब जैसा प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक भी आ गया प्रिवेंटिव के साथ कि आप टेलर मेड आपके लिए डायग्नोसिस करके आप बता सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग से इवन आप बता सकते हैं कि किस तरह की डाइट आपके लिए सूटेबल होगी। इवन फिटनेस रिलेटेड टेस्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, तो अगर हम यूथ की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, तो उनके बीच में इस तरह के काफ़ी टेस्ट पॉपुलर है
और जैसा हम देख रहे हैं कि भारत कैपिटल बन चुका है, डायबिटीज का, हार्ट डिजीज का, इवन कैंसर के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए लोगों को क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती जा रही है। तो इसलिए आगे आने वाले दिनों के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर डायग्नोस्टिक की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये काफी अच्छी एक सर्विस इंडस्ट्री में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसमें मैं समझता हूँ हम्म। कि आजकल अभी लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है और इसमें स्किलिंग की भी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, स्किल्ड मैन पावर की। तो डायग्नोस्टिक सेंटर प्लस स्किल्ड मैन पावर जो कि डायग्नोस्टिक के अंदर डेवलप किया जा सकता है, और जैसा कि ये एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा सोर्स हम्म। है। तो आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि इसकी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।